कार्तिक की आंखों के सामने विशाल काय गरुड़ शैतानी ऊर्जा उगल रहा था। वो प्राणी अपनी सुर्ख आंखें और अकड़ी हुई सी गर्दन लिए हुए इस तरह बैठा था कि उसे ना किसी की उपस्थिति से कोई फर्क पड़ता है, ना ही उत्पात मचाने की भी उसे कोई जल्दी है। क्या ये अकड़ू है? कार्तिक ने ध्यान से उसे देखकर पहचानने की कोशिश की। अकड़ू को बिगड़ा हुआ देवदूत कहा जाता था। ये वो प्राणी था जिसने कभी स्वर्ग लोक में 1/3 स्वर्ग दूतों का नेतृत्व भी किया था। ये गरुड़, शेर, मोर और चमगादड़ की शक्ति का प्रतीक था। बाद में कहा जाता है कि उसका पतन हो गया, यानी उसने बुरी ताकतों का साथ देकर खुद को एक पापी में परिवर्तित कर दिया। उसकी भी वजह यही थी कि उसे लगता था कि देवताओं के बीच उसे उसकी शक्ति के अनुसार सही सम्मान और जगह नहीं मिल रही है। उसके पास बार बार मरकर भी फिर जिंदा होने की अद्भुत शक्ति थी, जो पौराणिक काल में महापिशाच रक्त बीज के पास थी, जिसका संहार स्वयं महाकाली ने अपने हाथ में खप्पर लेकर किया था। इस बार उसने जिस रूप में अवतार लिया था वो एक काला और दैत्याकार गरुड़ था। अब इस अकड़ू से निपटना होगा। गौतम वागले आगे बढ़ा। मुख्यालय में होने वाली ये घटना उसके लिए भी एक नई चीज थी। अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सिंह वंश के मुख्यालय में ही पाप से बने प्राणियों ने ऐसा उत्पात मचाया हो। कार्तिक उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद कार्तिक ने महसूस किया कि उसकी योग ऊर्जा अप्रभावी हो गई है। ऐसा ही वागले के साथ भी हुआ था। वे दोनों वहीं रुक गए। कार्तिक ने चारों ओर देखा और सब कुछ समझा। वो मन ही मन बुदबुदाया, क्या मुझे गलत अंदाजा हुआ? अभी अभी उसे किसी प्रकार की काली नजर का अंदाजा हुआ था। वो शैतान गरुड़ आकाश में उड़ने लगा। कार्तिक उसके पीछे दौड़ा। वहां के सभी शक्तिशाली लड़ाके भी इकट्ठा हुए और मुख्यालय की रखवाली करने के लिए उस गरुड़ को घेर लिया। मनुष्य, कमजोर प्राणी, हमारे पापों पर मुहर लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो, ज्यादा होशियारी छोड़ दो और उन 3 मूल पाप के क्रिस्टल को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। वो गरुड़ राक्षसी अंदाज में बोला, नहीं तो हम तुम्हारी, वो क्या कहते हो तुम लोग, वाट लगा देंगे। हाँ, वरना हम तुम्हारी वाट लगा देंगे। इसी बीच वो लापरवाह हो गया था। मौका देखकर सिंह वंश के मुख्य लड़ाकों के मिलकर किए हुए एक जोरदार हमले ने अगले ही पल उस गरुड़ को जमीन पर गिरा दिया। वो जानलेवा भीषण प्रहार अकड़ू गरुड़ के विशाल शरीर से टकराया और ऊर्जा से विस्फोटित हो गया। वागले जोर से चिल्लाया, अकड़ू प्राणी, तुम सच में बहुत अकड़ू हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंह वंश के मुख्यालय में आने और ये उधम मचाने की? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इस तरह हमसे सीधे टकराने के बाद तुम बचकर निकल सकते हो? अकड़ू ने बेपरवाही से मुड़कर देखा, अपने पंख उचकाए और अपने तीखे मुंह से ऊर्जा की ज्वाला उगल दी। ऐसे निकल सकता हूं, चिड़ी के अट्ठो। वो काली ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई, पर सिंह वंश के लोगों ने काली ऊर्जा के हमले को बड़ी कुशलता और सफाई से चकमा दिया। हालांकि अब सिंह वंश के सभी लड़ाकों के चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि अकड़ू ने जमीन पर एक गहरा छेद कर दिया था। सिंह वंश के योद्धाओं ने जल्दबाजी से हुए पहले हमले को तो चकमा दे दिया, पर उसके बाद पंखों की फड़फड़ाहट से निकलने वाली तरंगों ने उन्हें दूर दूर फेंककर इधर से उधर छितरा दिया। वे खुद को संभालने में लगे हुए थे। इतनी देर में वहां मुख्यालय से जुड़े सभी बड़े योद्धा और खुद अध्यक्ष वनराज भी पहुंच गए। बाकी योद्धाओं के साथ वहां वनराज ने भी कार्तिक को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे कार्तिक, कितनी खुशी की बात है कि पाप से युद्ध करने तुम भी यहां आए हुए हो।
कार्तिक ने कंधा उचकाते हुए कहा, यह सिर्फ एक संयोग है। मैं कहीं और जा रहा था, बल्कि असल में घर जा रहा था। फिर क्रिस्टल में ऊर्जा की हलचल की वजह से यहां बस देखने आया था कि यहां क्या हुआ है। कार्तिक ने विशाल गरुड़ को देखा और कहा, तुम अकड़ू हो, इसलिए तुम देख नहीं सकते कि बिना सोचे सिंह वंश के मुख्यालय में घुसकर उत्पात करने का अर्थ है अपने अंत की कहानी लिखना। तुम्हारी अकड़ ही तुम्हारी मौत बनेगी। अकड़ू ने हंसी भरे भाव से कार्तिक को घूरा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तेज हवा का एक बवंडर चलाया और बोला, इस लोक के लोग मेरे लिए चींटियां हैं। मैं उन्हें जब चाहूं, जैसे चाहूं वैसे मसल सकता हूं। मेरे पास महापाप की शक्ति है। तुम जानते हो बच्चे कि महापाप किसे कहते हैं? महापाप के बारे में पढ़ाया है तुम्हारे स्कूल में कि नहीं? रुको, अभी समझ आएगा, कार्तिक ने कहा। अचानक थोड़े गंभीर गरुड़ ने कार्तिक को आश्चर्य से देखते हुए कहा, बताओ, तुम्हारे पास से दो बड़े पाप की ऊर्जा क्यों दिख रही है मुझे? और तुम इस तरह की ऊर्जा कैसे संभाल सकते हो? च्यवनप्राश खाते हो क्या? गरुड़ ने बेबाकी से अगला सवाल किया। उसने कार्तिक के पास दो पापों की ऊर्जा को महसूस कर लिया था, वे जो कार्तिक के पास क्रिस्टल के रूप में बक्से में बंद थे। कार्तिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बेशक वो ऊर्जा मेरे पास है, क्योंकि मैं ही था जिसने उन पापों का ख्याल रखा और उनकी मेहमान नवाजी मेरे सील किए बक्से में हो रही है। वे मेरे ही पास बंद है। आओगे खातिरदारी करवाने उनके साथ? आओ, स्वागत होगा तुम्हारा। अकड़ू को आश्चर्य हुआ। आखिर एक छोटे तुच्छ लोक की चींटी जैसी बिसात का प्राणी ऐसा कैसे कर सकता है? असंभव। अब वो चौंकने के साथ ही अपमानित भी महसूस कर रहा था। वैसे भी वो अकड़ू का अवतार था, इसलिए आधे वक्त तो बात बात पर खुद को अपमानित ही महसूस करते रहता था। अकड़ू के मुंह से एक तेज ध्वनि तरंग निकली। ध्वनि तरंग के कंपन से 100 मील के दायरे में हवा कांप रही थी। सिंह वंश के कुछ सदस्य जो गोल्डन कोर से नीचे के थे, उन्होंने दर्द से अपने कान ढक लिए। तरंग उनके स्तर के हिसाब से असहनीय हो रही थी। अब गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए, एक तेज तूफान पैदा किया और एक भयंकर गर्जना की। वनराज ने आगे कदम बढ़ाया और अमरलोक की शक्तिशाली ऊर्जा का गोला उसके पास से होकर गरुड़ की दिशा में बढ़ा। वनराज के वार ने एक बड़े से गोले से गरुड़ को पीछे जरूर धकेला, लेकिन जैसे तैसे वो गरुड़ उस वार को झेल गया और इस तरह बैठा जैसे उस वार से उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। 7 महापापों के अपने अपने व्यक्तित्व थे। वो गरुड़ अकड़ू था, इसलिए वो हमेशा सबसे ऊंचे स्तर पर जाकर अपनी ताकत दिखाने में रुचि रखता था। इस चक्कर में वो हमेशा अपनी अकड़ में रहता था और हर किसी से ऐसे व्यवहार करता रहता था जैसे सब उसके आगे बहुत छोटे, नादान, शक्तिहीन और अज्ञानी हो। अकड़ू, अब केवल 7 महापापों में से सबसे बड़ा पाप बचा है और तुम बचे हो। अभी तुम्हारे पंखों पर मुहर नहीं लगाई गई है। एक दिन जल्द ही सारे 7 महापाप पूरी तरह से मिटा दिए जाएंगे। तुम्हें मुहर लगेगी, तभी तुम्हारी अकड़ की हवा निकलेगी, जो जल्द ही होने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में बाकी पापों को कैद कर दिया हो? उसने अहंकार से कार्तिक को घूरा। उसके लिए यह बात बहुत अजीब थी कि मानव जैसा तुच्छ प्राणी किसी एक बड़े महापाप के आगे खड़ा भी रह सके। और यह बच्चा दावा कर रहा था कि इसने उनमें से 2 को कैद कर लिया है, जो कि उसे ना पचने वाली बात थी। वो ऐसा नहीं मान सकता था जब तक वो खुद ये देख नहीं लेता कि ये कैसे हो सकता है। उनका कैद होना तो सचमुच बुरी बात है। वे लोग जरूर अपने आलस की वजह से मारे गए होंगे,
नालायक कहीं के। कार्तिक को लगभग हंसी ही आ गई। ये प्राणी सचमुच अकड़ू ही था। अगले ही पल कार्तिक उसी की तरह अकड़ से चलते हुए उसके सामने पहुंचा और उसकी आंखों में सीधे घूर कर देखा। गरुड़ ने अपने कंधे जैसे पंख बिचका दिए। पहले उसने अपना सिर दूसरी ओर कर लिया, जैसे उसे परवाह ना हो। फिर उसे लगा कि कार्तिक ने एक तरह से उसे घूरने का चैलेंज दिया है, इसलिए वो भी सीधा सिर करके कार्तिक की आंखों में घूरने लगा। न कार्तिक ने अपनी नजरें हटाई, न ही बड़ी देर तक वो गरुड़ इधर से उधर हुआ। इस बीच बाकी सभी लड़ाकों को अपनी अपनी जगह लेने के लिए काफी वक्त मिल गया। कार्तिक को पता था जब तक वो खुद अपनी नजर नहीं झपकाएगा, ये गरुड़ भी उसमें इसी तरह उलझा रहेगा, अकड़ू जो ठहरा। दूसरी ओर माया अपने कमरे में निढाल और अर्ध सुप्त सी होकर लेटी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत अजीब अजीब से चित्र आ रहे थे। कभी उसे लग रहा था जैसे वो एक बर्फीले पहाड़ पर सिर्फ एक पतला झीना सफेद कपड़ा पहने हुए एक बड़ी सी गुफा की तरफ बढ़ रही है। उसके हाथ में एक थाल है जिसमें खूनी रंग का कोई घड़ा भरा हुआ है। वो उस घड़े को एक अदृश्य शक्ति को चढ़ा रही है। ठंडी हवा के एक झोंके के साथ वो अदृश्य शक्ति उसे चारों ओर से घेर लेती है और एक मदहोशी की लहर के साथ वो हवा में उठती जाती है। लेकिन ऐसा कुछ उसके साथ कभी नहीं हुआ था। वो फिर अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश करती है, ये सब उसे क्यों और कैसे याद आ रहा है, लेकिन उसके दिमाग के तार भी ये सब याद करने की कोशिश में उलझ जाते और वो समझ नहीं पाती कि ये हुआ क्या है। वो कार्तिक का चित्र अपने सामने रखकर अपना ध्यान कार्तिक पर लगाने की कोशिश करने लगती, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास होता कि कार्तिक ने 15 दिन पूरे होते ही उसके पास आने का अपना वादा नहीं निभाया था। वो उसे एक मैसेज छोड़कर कहीं और चला गया था। उसके मन में आता कि कार्तिक ने इसी तरह उसे पहले भी अकेला छोड़ दिया था और अब भी उसने सही तरीके से उसे बताया नहीं था कि वो क्या करने वाला है। इस सब के साथ उसका मन और भी उदास हो जाता और फिर से उसके मन में वे अजीब अजीब से ख्याल आने लगते थे जिनका कोई और छोर उसे समझ नहीं आ रहा था। वो निढाल होकर बिस्तर पर पड़ी हुई ऊपर छत को ताक रही थी। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत के हाथों का खिलौना बनी हुई आसमान में इधर से उधर लुढ़कती जा रही हो। क्या हुआ था माया को? क्या उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है और कैसे हो रहा है? क्या कार्तिक की नजर हटते ही गरुड़ आगे तबाही मचा देगा या फिर कार्तिक उसे अपने सामने झुकाने में कामयाब होगा? क्या वो गरुड़ से निपटकर होश खोती हुई माया के पास समय से पहुंच सकेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।